नॉलेज श्रीवास एक बार फिर से कल परीक्षा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 2018 में जो पीएससी में पूछे गए जो सी सेट पर आधारित जो मैथ्स के जो सवाल थे उन सभी सवालों को आज हम देखने वाले हैं। इसके अलावा 2018, 2019, 2020, 21 और 22 में जो पीएससी द्वारा सी सेट जो लिया गया है उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों जिस प्रकार से पीएससी ने अपना पैटर्न अब बदल रहा है, लगातार आप देख रहे हो विगत वर्षों में 2022 की ही बात करें, 2021 की बात करें, है ना, तो इन वर्षों में पीएससी ने काफ़ी मैथ्स के पैटर्न में बदलाव किया है। तो उन्हीं के आधार पर हम देखने वाले हैं कि आप किस प्रकार से मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करें और बेहतर कर पाएं। क्लियर है? तो हम देखेंगे, बहुत आसान तरीकों में देखेंगे कि किस प्रकार से हम गणित को बेहतर तरीके से भी बना सकते हैं। चाहे सवाल कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम उनको अपने लॉजिकल तरीके से भी हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, है ना। हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि हम गणित में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करें। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि लैंग्वेज का जो पेपर होता है उसमें ज़्यादा नंबर स्कोर नहीं कर पाते, है ना। मैथ्स में तो ऐसे ही छूट ही जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आप मैथ्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें और आसानी से आप सी सेट को पार कर जाए। तो उन्हीं के आधार पर हम देखेंगे, हम बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं। पहले 2018 की पीएससी को सॉल्व करेंगे, फिर 2019, फिर 2020, 21, 22 इन सभी वर्षों में जो हुए हैं पीएससी द्वारा जो पेपर लिया गया है उन सभी पेपरों के जो मैथ्स वाले जो पोर्शन है उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्लियर दोस्तों? अब हमारा जो पहला सवाल है, ध्यान से देखिएगा। आज के जो सेशन में मैं सिर्फ मैथ्स टॉपिक को उठाया हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम रीजनिंग को उठाएंगे 2018 के, है ना। फिर उसी प्रकार 19, 20, 21 और 22 और आने वाले जो विगत इस साल की जो बात करने हैं वाले हैं, तो इस साल किस प्रकार के वो पैटर्न दे सकते हैं, इस पर भी हम एक बार अच्छे से चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो हम देखते हैं, पहला सवाल पूछा गया था 2018 में मैथ्स का कि संख्या 6n स्क्वायर प्लस 6n जहां n एक प्राकृतिक संख्या है हमेशा भाज्य है बोला गया है। तो ये प्राकृतिक संख्या होता क्या है? एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या होता है ना। तो हमको क्या लेना है, n की वैल्यू ऐसा मान लेना है जिससे आप आसानी से गणना कर सको। तो n की वैल्यू हमेशा याद रखना एक ही लेना है आपको। क्लियर है? प्राकृतिक संख्या की बात है, आप इतने फ्रीडम हो कि आप कुछ भी ले सकते हो, तो आप लेना एक, है ना। हम कहेंगे कि भाई n की वैल्यू मान लेते हैं एक। यदि n की वैल्यू एक है तो हमारे पास सवाल था 6n स्क्वायर प्लस 6n किससे कट सकता है, यही है। हमने n की वैल्यू एक माने हैं, तो आप देखो कि 6, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर कर देते हैं प्लस 6 × 1 कर देते हैं। अब आपको पता है कि एक का वर्ग एक होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6 का गुणा 1 प्लस 6 × 1। अब आप देखोगे कि 6 और 6 का गुणा करने पर 6 और 6 कितना हो जाएगा, जोड़ने पर यह आपका हो गया 12। अब आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है क्या 18 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कट सकता, है ना। 12 से बिल्कुल कट सकता है, 12 से, 6 से भी कट सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, इज राइट आंसर हो जाएगा कि जो सोल्यूशन आया है 12, ये 6 से भी कटेगा और 12 से भी कट जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था आपके पास, ये घातांक का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। 3 की पावर n अंडर रूट इक्वल 81 दिया था और आपको पूछा था कि भाई n की वैल्यू क्या होगा, यही सवाल था, है ना। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, हल कर लेते हैं। ये हमारे पास 3 की पावर n इक्वल, क्या हम 3 के बेस में 81 को ले आ सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। 3 का गुणा 4 बार करने पर, ऐसे यदि हम 4 बार कर देते हैं इसका गुणा तो कितना हो जाता है, देखो 3 तिया 9 और ये 3 तिया हो गए 9 और 9 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। इसका मतलब मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ क्या। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड अंडर रूट लगा देंगे। तो आप देखोगे अंडर रूट को भगाने के लिए हम दोनों साइड क्या कर देंगे, वर्ग कर देते हैं। यहां पर भी वर्ग कर देंगे, यहां पर भी हम वर्ग कर देंगे। क्लियर है? अब आप देख पाओगे कि अंडर रूट से वर्ग खत्म, तो 3n की जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, जब अंडर रूट में रहता है, जब ब्रैकेट में रहता है तो ब्रैकेट हल करने पर घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो हम कहेंगे कि भाई 3 का 2 का 4 का गुणा 2 के साथ करने पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम कहेंगे कि दोनों का बेस कैसा है, सेम है, तो n की पावर क्या हो जाएगा आपके पास 8 और यही होगा आपका इज अ राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, ध्यान से देखना, मैं आपका
इंग्लिश वाला सवाल कर रहा हूँ, है ना। हमने 112 को 112 लिख दिया, बढ़िया। अब आपको पता है 196 किसका वर्ग होता है, तो वर्ग होता है आपके पास 14 का, तो 196 का वर्गमूल हो जाएगा आपके पास 14। गुणा का चिन्ह है गुणा। 576 का किसका वर्ग है, या 576 का वर्गमूल निकालना है, तो फिर 576 का वर्गमूल हो जाता है आपके पास 24, नीचे में है 12, 12 लिख देते हैं। गुणा का चिन्ह है गुणा। 256 किसका वर्गमूल होता है, तो 256 होता है आपके पास 16 का वर्गमूल, 16 लिख देते हैं अपॉन 8। अब इसको आसानी से काटना है, 12 से 12 दूनी 24 कट गया, 8 का 8, 8 दूनी 16 हो गया। और काट सकते हैं इसको आसानी से, 14 कम 14 और 14 अट्ठे होता है आपके पास 112, तो 8 दूनी 16 और 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, 32 होने वाला है। क्लियर। तो इस टाइप से आपको गणित को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल आपके पास, यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है, ये नंबर सिस्टम का, या मैं कहूंगा कि सरलीकरण का एक सवाल है, बहुत प्यारा सवाल। 1 माइनस 1/3, फिर इनटू है ब्रैकेट करके, फिर 1 माइनस 1/4, फिर ब्रैकेट है, इसी प्रकार के कहां तक बढ़ाता हुआ गया है, n तक बढ़ता हुआ गया है। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसी को सॉल्व कर रहा हूं मैं। 3 एक कम 3, 3 में 1 घटाएंगे तो बच जाएगा क्या, यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 2/3, यही होगा। ध्यान से देखिएगा, गुणा का चिन्ह है, गुणा लगा देते हैं। इसको हल करने पर क्या होगा, 4 एक कम 4, और 4 में से 1 घटाएंगे तो मिल जाएगा आपको 3/4, है ना। फिर एक बार देख लेते हैं, 5 एक कम 5, 5 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 4/5। और आगे भी हम कर लेते हैं, n कम n, और n में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, n-1/n, यही होने वाला है। अब कट किस राह श्रेणी में ये देखना है आपको, तो देखो नीचे से ऊपर की ओर कटने लगा, 3 से 3, 4 से 4, तो 5 से 5 भी कटेगा, और ऐसा करते जाएगा कि एक संख्या आएगा कोई n-1 को भी पूरी तरह से काट दिया, तो बचा क्या, शुरू का हमारे पास 2, और मतलब मैं कह सकता हूं कि अंश का 2 बचा, और हर का क्या बचा, n। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2/n। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्लियर है। बहुत आसान तरीकों में देखने वाले हैं और आसानी से ही गणित को बनाना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक हमारे पास एक पाई चार्ट का सवाल दिया गया है। अब यह बोला गया है कि नीचे दिए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गैर विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत दिया है, ये विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत, जहां पर नहीं हुआ है उसका प्रतिशत दिया है ना। जहां पर बिजली अभी नहीं लगा है, या मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रिक जो सिस्टम में नहीं लगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां का दिया गया है कि भाई ग्राम ए में 25% घरों पर अभी तक बिजली नहीं पहुंचा है ना। ब में 45% पर नहीं पहुंचा है। सी पर या स पर, स राज्य में 20% ग्रामों पर या घरों पर क्या है, ग्रामों पर बिजली नहीं पहुंची, इस टाइप से। क्लियर है। अब हमारे पास पहला सवाल है इसका कि किस राज्य में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत अधिकतम है। अब जहां पर सबसे कम बिजली पहुंचा होगा वहां का प्रतिशत सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे कम कहां पर बिजली है, तो ये जो स राज्य है वहां पर केवल 20% ग्राम ऐसे है जहां पर बिजली नहीं पहुंचा। इसका मतलब 80% पर बिजली पहुंचा है। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या था आपका, अगर केंद्र सरकार शीघ्रता से विद्युतीकृत करने के लिए सहायता देने का निर्णय ले और सबसे कम विद्युतीकृत ग्रामों वाले राज्य से आरंभ करती है, तो वरीयता क्रम में कौन सा राज्य चौथे नंबर पर आएगा करके बोला गया है ना। कौन सा राज्य चौथे नंबर पर हो सकता है, आपसे पूछा गया है। मतलब आपको ये देखना है कि सबसे कम बिजली, ये बोला गया ना, अगर केंद्र सरकार शीघ्रता से विद्युतीकरण करने के लिए सहायता देने का निर्णय ले और सबसे कम विद्युतीकृत ग्रामों वाले राज्य से आरंभ करें जहां पर सबसे कम अभी तक बिजली पहुंचा है, तो उस वरीयता क्रम में चौथा नंबर किसका आएगा। तो हम सबसे पहले एक स्लाइड देख लेते हैं अच्छे से। ये देखो 60% सबसे कम है, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले द, उसके बाद यह याद रखना है ना, सबसे पहले क्या हो जाएगा आपके पास द, इसको सबसे पहला क्रम होना चाहिए। उसके बाद यह 50% घरों पर बिजली नहीं पहुंचा, ये होना चाहिए। फिर उसके बाद 45 वाला आ जाएगा ब, ये तीसरा क्रम में होना चाहिए का, यहाँ पर नहीं पहुंचा। चौथे क्रम में क्या होगा, तो हम कहेंगे एफ, यहाँ पर है ना 30% पर नहीं है, तो चौथे क्रम पर क्या है करके बोला गया है। तो वरीयता क्रम में चौथे क्रम का जो होगा वो होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, एफ। एफ पर चौथे क्रम का है तो चौथे नंबर में होना चाहिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
कितने राज्यों में कम से कम 60% या अधिक ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। यहाँ पर भी विद्युतीकरण की बात किया गया है, लेकिन ये जो चार्ट है यहाँ पर विद्युत नहीं पहुंचा है उसके प्रतिशत दिया गया है, तो 60 या उससे अधिक के बोला गया है। तो कहाँ कहाँ पर भाई, तो देखो ये 60 से कम यहाँ पर विद्युतीकृत हुआ, क्योंकि 60% पर तो विद्युतीकरण नहीं हुआ है, तो 60 से कम पर हुआ है। ये भी वही हो गया। अब 60 से अधिक वाले तो कौन कौन से हो सकते हैं, 60 या उससे अधिक वाले, तो ये तो 55 होगा। यदि 45 है तो 55% घरों पर विद्युतीकरण हुआ है। यहाँ पर 40% पर विद्युतीकरण हुआ है। इसकी बात करें तो यहाँ पर 50% पर, यहाँ पर 70% पर, यहाँ पर 80% पर विद्युतीकरण हुआ है, और यहाँ पर आपके 75%। तो 60 से अधिक वाले पूछा गया, तो कितने राज्य होंगे, एक तो अ है, एक स है, एक आपके पास 60 से अधिक है बोला है, और एक है आपके पास एफ है। तो कितने राज्य हमारे पास है टोटल, 3 राज्य। तो हम कहेंगे 3 राज्य है जहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कौन सा राज्य ऐसा है जहां द की तुलना में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत दुगना है बोला गया है। द की तुलना में दुगना है विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत। ध्यान से देखना है। अब देखो द कितना है, द में 40% विद्युतीकृत है, मानते हो, क्योंकि 60% पर तो बिजली नहीं पहुंचा, तो पहुंचा कितने प्रतिशत पर होगा, 40% पर। और 40 का दुगना कहां दिखाई दे रहा है, तो 40 का दुगना दिखाई दे रहा है आपके पास स में, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स पर। कौन सा आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, सा। ये हो जाएगा आपके पास राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राज्य अ में कितने प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। राज्य अ में कितने प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है बोला गया है। तो भाई हम देख लेते हैं। तो राज्य अ में 25% पर नहीं हुआ है, तो हुआ कितने प्रतिशत पर है। यदि 25% ग्रामों पर विद्युतीकरण हुआ ही नहीं है, तो हुआ कितने प्रतिशत पर होगा, 75% पर। याद रखना, सवाल को ऐसे ही आपको डील करना है। क्लियर है। कितने प्रतिशत पर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, इज अ राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। फिर एक पाई चार्ट दिया गया है, ध्यान से देखना कि निम्नांकित चार्ट 2 देशों भारत और नेपाल के बारे में बोला गया है के लोगों का विभिन्न मदों पर खर्च प्रदर्शित करते हैं। इनका अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का सही उत्तर देना है। भोजन पर नेपाल में 70%, यात्रा पर 25 डिग्री, शिक्षा पर 45 डिग्री, उत्सव पर 120 डिग्री और अन्य पर 100 डिग्री। ये डिग्री होने का मतलब ये है कि आपको पता है कि पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री को यदि आप प्रतिशत में कन्वर्ट करने के बारे में सोचोगे तो एक्चुअल में 100% के बराबर होगा, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी डाटा अपने आप में 100% होता है। तो ये सभी 100% के रूप में बना है, और उसी के आधार पर हम आगे सवाल देखने वाले हैं। देखिएगा पहला सवाल, भोजन पर भारत का खर्च नेपाल के खर्च का कितना गुना है बोला गया है। भोजन पर जो भारत ने खर्च किया है वो नेपाल के तुलना में कितना अधिक है बोला गया है। तो हम देख लेते हैं, ध्यान से देखना। भोजन पर भारत में किया है 144 डिग्री, मतलब 144 डिग्री, और नेपाल में किया है 70 डिग्री, यही है। अब हमको पता है कि भारत में 144 डिग्री है, याद रखना है ना। नेपाल में खर्च हुआ है 70 डिग्री और भारत में खर्च हुआ है 144 डिग्री। अब यहां पर गुना की बात बोला गया, तो आप बताओ 70 का दुगुना कितना होता है। यदि 70 में 2 का गुना कर दिया जाए तो 140 डिग्री होता है, और दुगुना से भी 4 डिग्री ज्यादा है भारत में भोजन का खर्च। तो हम कहेंगे कि भाई ये 2 गुना से भी क्या है, अधिक है भारत में खर्च। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, नेपाल के लोग भोजन की अपेक्षा उत्सव पर कुल का कितने प्रतिशत अधिक खर्च करता है बोला गया है। नेपाल के लोग भोजन की अपेक्षा उत्सव पर कुल का कितने प्रतिशत अधिक खर्च करता है। तो हम कहेंगे कि नेपाल में भोजन पर खर्च करते हैं 70 और उत्सव पर खर्च करते हैं 120 डिग्री। क्लियर, ध्यान समझना। भोजन पर खर्च करते हैं 70 और उत्सव पर करते हैं 120 डिग्री। नेपाल के लोग भोजन पर खर्च किए आपके 70 डिग्री और उत्सव पर खर्च करते हैं 120 डिग्री।
अब बोला गया है कि कितना ज्यादा है, तो भाई 50 डिग्री ज्यादा है। टोटल खर्च कितना है, तो भाई टोटल खर्च 360 है का 100। तो आप देख पाओगे कि 0 से 0 खत्म हो गया है ना, 4 9 36 और ये हो गया आपके पास 25, 25 पंचे 125/9, मतलब आप देख पा रहे हो कितना हो सकता है, 13-14% के आसपास है ना। अप्रोक्सीमेट में देखेंगे तो लगभग 14% के आसपास, तो कुल खर्च का 14% होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है 62.471, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोगों का अन्य मदों पर खर्च लगभग कितने प्रतिशत है, तो भाई भारत के लोग अन्य मद पर कितना खर्च करते हैं वो निकाल लेते हैं। तो ये भारत का है और भारत के लोग जो है अन्य मद पर खर्च करते हैं लगभग 50%, 50 डिग्री। और अभी मैं आपको बताया था, देखो क्या होता है जो हम बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं, ये चार्ट हल करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि एक ही चार्ट हल करने से हमारे डाटा ऐसे रिलेट होने लगते हैं कि हमको ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ता। अभी 50 डिग्री खर्च करते हैं, कहाँ के लोग, भारत के लोग अन्य पर। टोटल कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है। और प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत के लिए हम किससे गुणा कर देंगे, 100 से। आप देख पा रहे हो कि 0 से 0 कट गया, 4 9 36 और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 25 बार में। तो 25 पंचे कितना होता है, 125 और 125 को यदि हम 9 से भाग देंगे तो आप कहोगे कि 9 कम 9 बच गया कितना, 3 हो गया आपके पास 35 और 9 चौक 36, लगभग कितने परसेंट के बराबर खर्च करते हैं भारत के लोग अन्य मदों पर, तो लगभग 14% के बराबर खर्च करते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोगों का यात्रा पर खर्च तथा नेपाल लोगों को यात्रा पर खर्च में क्या अनुपात है बोला गया है, अनुपात पूछ दिया गया है। अब आपको ध्यान से देखना है कि यात्रा पर जो नेपाल के लोग हैं वो 25 डिग्री खर्च करते हैं और भारत के लोग 45, नेपाल के लोग 25 और भारत के लोग 45 है ना। नेपाल के लोग खर्च करते हैं आपके 25 डिग्री और भारत के लोग खर्च करते हैं आपके 45 डिग्री। अब क्या पूछा गया है कि भारतीय लोगों का एक यात्रा पर खर्च तथा नेपाल के लोगों का यात्रा पर खर्च कर बोला गया है, तो हम 5 25 और 5 नाम कितना हो जाएगा, 45। तो सबसे पहले भारत वाला लेना है, उसके बाद नेपाल वाला लेना है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है, आसानी से बनाने इन सवालों को। यदि नेपाल का शिक्षा पर वह 22,50,000 हो तो उनका उत्सव पर कितना खर्चा होगा बोला गया है। याद रखना, शिक्षा और उत्सव को ध्यान में रखना है। अब नेपाल के लोग शिक्षा पर 45 डिग्री है और उत्सव पर है 120 डिग्री। याद रखना है ना, 45 और 120, ठीक है। नेपाल के लोग यहां से बना लेते हैं, नेपाल के लोग यहां पर बना लेते हैं ना। नेपाल के लोग भोजन पर खर्च करते हैं 45 डिग्री और उत्सव पर खर्च कर देते हैं आपके 120 डिग्री, यही है। अब यहां पर दिया गया है कि नेपाल के लोग शिक्षा पर, अरे यार शिक्षा है, भोजन नहीं है, शिक्षा है, ये है ना, ये शिक्षा एजुकेशन, शिक्षा पर 45 डिग्री और उत्सव पर 120 डिग्री खर्च करते हैं। 22,50,000 दिया गया है, कितना खर्च करते हैं लोग, 22,50,000। क्लियर, ध्यान से देखना, हम इसको काट सकते हैं क्या आसानी से, या देखो ध्यान से देखना, 45 का पहाड़ा पढ़ सकते हो क्या आप, 45 कम 45, 45 दूनी 90, 45 दिया 135, 45 चौके 180 होता है, 45 पंचे होता है आपके पास 225। तो कितने गुना दिखा रहा है एक्चुअल में, 50 गुना। कितने गुना शो कर रहा है, 50 गुना। हम भी इसका 50 गुना शो कर देते हैं, तो 50 गुना कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 2 जीरो का 2 जीरो। तो कितना खर्च करेंगे एक्चुअल में, भारत के लोग 60 लाख खर्च करेंगे, कितना, 60 लाख है ना। कितना खर्च करेंगे, 60 लाख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल को बहुत आसानी से ही समझना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब एक बहुत ही प्यारा सवाल है। पानी से भरी एक बाल्टी का भार 20 किलोग्राम है। यदि बाल्टी से आधी भरी है, यदि बाल्टी पानी से आधी भरी है तब उसका भार 14 किलोग्राम है, तो खाली बाल्टी का भार कितने 11 होंगे, ये पूछा गया है। तो हम कहेंगे भाई बाल्टी का पूरा वजन और पूरा पानी का वजन क्योंकि भरा है तो कितने किलोग्राम होता है,
आपको पता है कि भाई 20 किलोग्राम होता है। अब बाल्टी का माजर ये है कि आप बाल्टी में कुछ डालो भी ना, कुछ भी मत डालो, पानी एक बूंद ही डाल दो तो भी अपना बाल्टी पूरा वजन रखेगा कि नहीं रखेगा, है ना। बाल्टी के वजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आप पानी डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो, बाल्टी अपना वजन बिल्कुल रखता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर भी बाल्टी का पूरा वजन रहेगा, लेकिन वाटर को क्या रखना है, सिर्फ आधा रखना है। तब कितना हो जाता है, ये 14 kg हो जाता है। आप देख पा रहे हो कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है। तो भाई अंतर करने पर आप देख पाओगे कि भाई बाल्टी पर कोई अंतर मिलेगा क्या, नहीं, लेकिन वाटर पर आपको आधा का अंतर मिल जाएगा। ये पूरा वाटर है, ये आधा वाटर, तो वाटर में कितने का अंतर हुआ, आधा वाटर, और आधा वाटर का वजन कितना मिल गया, 20 और 14 में अंतर कितने का, तो 6 kg का। जब आधा वाटर का वजन 6 किलोग्राम है तो पूरा वाटर का वजन कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 kg। अब भाई आपको पता है कि वाटर का वजन 12 किलोग्राम है, तो मैं कह सकता हूं क्या कि पूरा 20 किलोग्राम होना चाहिए। तब बाल्टी का वजन कितना हो जाएगा आपके पास, 8 किलोग्राम। और यही आपका क्या है, इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा, दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने लगी। ये टाइम एंड वर्क का बहुत प्यारा सवाल, हर एग्जाम में पूछा जाता है टाइम एंड वर्क का सवाल, है ना। तो आपको ध्यान भी देना है। अब हम कहेंगे कि भाई ये पहला नल हमारे पास और ये दूसरा नल है। पहला नल 2 घंटे में भरता है और दूसरा नल 3 घंटे में भरता है। टोटल वर्क ऑफ एफिशिएंसी निकालेंगे। वर्क ऑफ एफिशिएंसी मतलब 2 और 3 का एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास, 6। मैंने कहा 6 भाग है। यदि केवल हम बात करें पहले टंकी की जो 2 घंटे में भरता है, तो हर घंटे कितना भरता है, मान लो 6 लीटर भरना है, 2 घंटे में भरना है तो हर बार 3 लीटर भरना पड़ेगा और इसको हर बार 2 लीटर। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो पहली जो टंकी है वो 3 लीटर 1 घंटे में भरता है, दूसरा 2 घंटे में, 1 घंटे में 2 लीटर भरता है। तो 1 घंटे में दोनों मिलाकर कितना भरेंगे, तो 3 और 2 5। ये कर दिया हमने 5। क्लियर है। 6 लीटर को 5 लीटर के हिसाब से भर जाए हर घंटे में, तो हम पूरा कर देते हैं 60 का। तो आप कहोगे कि 5 एक कम 5 और 5 12 में 60 और 12 छक्के हो जाएगा 72 मिनट में। 72 मिनट का मतलब होता है आपके पास 1 घंटा और 12 मिनट। तो टंकी को भरने में समय लगेगा कितना, 1 घंटा और 12 मिनट का समय लग जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड निकालना है। हमको दूरी दिया है, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी बिजली के खंबे को पार करे, पेड़ को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे, तो ट्रेन हमेशा खुद की लंबाई को पार करती है। इतना क्लियर है। तो हम कहेंगे कि भाई टोटल लंबाई भी 250 मीटर की होगी क्या, है ना। टोटल लंबाई भी 250 मीटर की, ये दूरी है टोटल। और यहाँ पर समय दे दिया गया है। समय, अब आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। मैंने दूरी लिख दिया और ये समय। अब इसको किलोमीटर में पूछा गया तो हम किलोमीटर में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं क्या, ठीक है। 5 से 25 5 बार में, ठीक है, और कट जाएगा ये 2 बार में, और ये 6 तिया 18 3 बार में, ये भी कट जाएगा 2 एकम 2 और ये कितने बार में कट जाएगा आपके पास, 25 बार में। तो 25 तिया कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड। कितने किलोमीटर स्पीड हो जाना है, 75 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड हो जाना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। एक वस्तु 2700 रुपए में बेचने पर उतनी हानि होती है जितना कि वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर लाभ होता है। बहुत प्यारा सवाल है। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल में यूनिट डिजिट का, है ना, यूज करना सीखना होगा आपके पास। जैसे जैसे आपके आज का जनरेशन जो बदल रहा है ना, पीएससी भी अपना जो है ना सिलेबस या लेवल जो जिस प्रकार से चेंज कर रहा है, तो उस हिसाब से आपको भी अपडेट होना पड़ेगा। ये बोला गया है कि भाई 2700 रुपए में बेचने पर जितना हानि होता है उतना ही लाभ मुझे तब होता जब मैं उसको 10% पर बेचता। इसका मतलब हानि भी 10% होगा, क्योंकि लाभ जितना हो रहा है उतना ही तो हानि हो रहा है। तो 10% हानि होगा और 10% हानि का रेशियो हो जाता है एक्चुअल में
क्रय मूल्य रहा होगा 10, लेकिन हमने उसको बेच दिए कितने पर, 9 पर, तभी ना हमको 10% का हानि होगा। क्लियर। अब एसपी का मान ही दे दिया है आपके पास कितना, 2700 रुपए। आप देख पा रहे हो 9 के कितने गुना होता है, तो भाई ये तो 300 गुना है होता है। तो 10 का 300 गुना कितना हो जाएगा, तो 10 का 300 गुना हो जाएगा आपके पास 3000। एक्चुअल में उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 3000 आपका द राइट आंसर था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यारा सवाल था। अब एक सवाल है, एक किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का कितना है, 15 गुना है। उसकी लंबाई 40 मीटर है, तो उस खेत की चौड़ाई कितनी। आपको पता है कि क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आयत के लिए लंबाई गुणित चौड़ाई, ये होता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि चौड़ाई तो हमको नहीं दिया है, लेकिन लंबाई दिया है 40 मीटर, तो चौड़ाई मान लेते हैं भाई, ये 15 गुना है। किसका बोला गया है यहाँ पर, योग का है ना। क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का कितना है, योग का 15 गुना है। योग का 15 गुना है। योग का कितना गुना हो जाएगा, एक्चुअल में 15 गुना है। लंबाई आपके पास 40 है और चौड़ाई है आपके पास 20। ऐसे सेटअप कर सकते हैं। अब 15 का गुणा कर देते हैं, है ना, या यहीं पर काट देते हैं ना, 5 दिया 15 और 5 अट्ठे 40 हो गया, 3 चौक 120 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3b बराबर हो जाएगा आपके पास 8b। 3b को पक्षांतर करेंगे तो 120 बराबर हो जाएगा इधर 5b। तो b की जो वैल्यू होगा आपके पास 120 बटे कितना हो जाएगा 5, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 12 दूनी हो जाएगा कितना 24 मीटर। तो उस खेत की जो भी हो चौड़ाई जो होगी वो कितने मीटर की होगी, आपके 24 मीटर की होगी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट सवाल। यदि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, बोला गया है। अब हम कहेंगे कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 ईयर में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो फिर अगले 3 साल में हो जाएगा 6 साल, और 6 साल में कितने गुना हो जाएगा, तो 2 का दुगुना कितना होता है, 4 गुना हो जाएगा। फिर अगले 3 साल मतलब 9 साल में इस 4 का दुगना हो जाएगा, तो 4 का दुगना कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। फिर 3 साल मतलब 12 साल में इस 8 का दुगना हो जाएगा, मतलब 16 गुना हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, जब 12 साल में वो कितने गुना हो जाएगा, टोटल 16 गुना हो जाएगा। क्लियर है। अब फिर से एक दिया गया है सवाल, पाई चार्ट का है। यहाँ पर विद्यालय ए और विद्यालय बी में परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों का संख्या दिया गया है। क्लियर है। अब इस पर देख लेते हैं, तो ही डाटा है क्या, हाँ, दोनों विद्यालयों के कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं आपको बताना है। तो भाई हम देख लेते हैं कि विद्यालय ए में टोटल 630 विद्यार्थी हैं और विद्यालय बी में टोटल 430 विद्यार्थी बैठने वाले, जिनमें से 550 लोग उत्तीर्ण होते हैं और इसमें से 340। तो याद रखना 630 और 430 को यहीं पर जोड़ देते हैं, तो 630 और 430 टोटल बैठे कितने परीक्षा में 1060, और जिनमें से पास कितने हुए, तो हम कहेंगे 890 लोग, है ना। 1060 लोग परीक्षा में बैठे, जिसमें से 890 लोग क्या हुए, पास हुए। तो प्रतिशत निकालना, तो प्रतिशत का गुणा करने के लिए हम किससे गुणा कर सकते हैं, 100 से। 0 से 0 कट गया, काटने पर जो डाटा आएगा 83.9% आएगा। काट के देखना, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। दोनों विद्यालयों से कक्षा 10 की पास विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। केवल कक्षा 10 में दोनों विद्यालयों में कितने कितने हुए, तो भाई कक्षा 10 में, कक्षा विद्यालय ए में कक्षा 10 से 160 लोग पास हुए और कक्षा बी से 80 लोग पास हुए। तो 160 और 80 हो कितना गया, तो 160 और 180 हो जाएगा टोटल। हम कहेंगे भाई कक्षा ए से 10वीं के 160 लोग पास हुए और बी में कितने लोग हुए, 80 लोग पास हो गए।
तो टोटल कितने लोग पास हो गए, तो 240 लोग पास हो गए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। विद्यालय ए के कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के पास होने वाले विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करना था। केवल विद्यालय ए के बारे में बात चल रहा है ना, तो विद्यालय में पास होने वाले, तो यहाँ तो पास नहीं है विद्यालय ए में। विद्यालय में केवल 10वीं में 160 है, 9वीं में क्या है, 0 है क्या। विद्यालय ए के 9वीं और 10वीं की बात करें तो केवल है ना 160 ही है, और 160 को यदि हम यहाँ पर डाटा दिया नहीं है तो इस हिसाब से 80 आना चाहिए। कहाँ डाटा है, कहाँ है डाटा। विद्यालय ए की बात करें ना, कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के बारे में, कहीं 11वीं तो नहीं समझ रहा है वहां पर इसको। क्या है आपके पास डाटा, औसत क्या होगा, यहाँ पर डाटा सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, क्योंकि 9वीं और 10वीं के केवल विद्यालय ए के बारे में बात चल रहा है, विद्यालय ए की कक्षा, तो यहाँ पर तो डाटा सफिशिएंट ही नहीं है। शायद इंग्लिश में देखने पर गड़बड़ तो नहीं हो गया। 9वीं में टोटल 130 से पास कुछ भी नहीं दिया है। अरे यार ओवरऑल तो नहीं दी इसका, वहां पर पास होने वालों को प्रतिशत दिया नहीं है, इस डाटा को यहीं रहने देते हैं, ठीक है, गड़बड़ है सवाल। हाँ, एक वृत्ताकार प्लेट जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, केंद्र से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का डिस्क का काट लिया जाता है, बोला गया है। अब दो वस्तु, एक डिस्क बनेगा और एक वाशर बनेगा, सिंपल सी बात है। तो डिस्क एवं वाशर के क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करना था। अब हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या दिया गया है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ध्यान से समझना है ना। एक हमने 3 सेंटीमीटर का क्या काट दिया यहाँ से डिस्क, तो बड़ा वाला वाशर बनेगा और छोटा वाला क्या बन जाएगा, डिस्क। अब आपको पता है कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका भी यही होगा पाई आर स्क्वायर आर। आप देख पाओगे कि दोनों पाई से पाई खत्म, इसका त्रिज्या 5 है, तो 5 का वर्ग हो कितना जाएगा, टोटल 25, और इसका त्रिज्या 3 है, तो 3 का वर्ग हो कितना जाएगा आपके पास 9, यही होगा। मतलब डिस्क का जो है डिस्क का क्षेत्रफल 9 हो गए, और वाशर का कितना हो जाएगा, तो भाई टोटल 25 था, 9 यदि डिस्क है का तो बचा कितना 16, तो 16 किसका हो जाएगा, वाशर का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9/16 आपका इज द राइट आंसर। ऐसे आपको सवाल को बहुत आसानी से बनाना है दोस्तों, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनके जोड़ का वर्ग एवं जिनके वर्गों के जोड़ का अंतर 2 है, वे क्या है, बोला गया है, ठीक है। अब भाई इस टाइप पे जब भी सवाल आया तो आपके दिमाग में कई प्रकार से बातें चल रहा होगा, तो हमेशा याद रखना, जब भी मान लो संख्या, दो संख्या, ऐसी दो संख्या जिनके जोड़ का वर्ग एवं जिनके वर्गों के जोड़ का अंतर 2 है, हम क्या कहेंगे, मान लेते हैं सबसे पहले संख्या कि भाई एक संख्या x होगा और एक संख्या y होगा, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब x और y दोनों क्या हो जाए एक, वो दोनों संख्या एक ही हो सकता है, तभी ऐसा पॉसिबल है ना। हम कहेंगे कि भाई देख कर लो कि एक तो वर्गों का योग, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, और उनको योग का वर्ग मतलब 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग माइनस क्या होगा, 1 और 1 2 ही होगा, तो घटाने पर कितना हो जाएगा आपके पास 2, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों धनात्मक होनी चाहिए। पहला डाटा केवल काल्पनिक संख्या, बिल्कुल गलत बात है। दूसरा कोई संख्या नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल संख्या होगा। दूसरा एक संख्या धनात्मक और एक संख्या ऋणात्मक, ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों संख्या क्या होंगे, धनात्मक होंगे, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 50 से कम प्राकृतिक संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे जो कि निम्न दशा संतुष्ट करते, उनके अंतर एवं योग का अनुपात कितना होना चाहिए, 2:7। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे ये देखो, कोई एक अंक के बारे में नहीं बोला, युग्म बोला गया है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई वो संख्या पहले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो 25 लेकर देख लो और एक 45 लेकर देख लो, इनका अंतर हो जाएगा 20 और योग हो जाएगा 70, है ना। काटने पर क्या वही अनुपात आएगा, 7, 2:7 बिल्कुल आएगा, है ना।
उसी प्रकार ये क्यों ऐसा लिया गया है, सम संख्या ही लेना जब भी इस टाइप के सवाल है। जैसे ये कैसे लिया गया है, तो हम कहेंगे कि जैसे 7 के मल्टीपल में जितने भी सम संख्या होंगे उतने पेयर बनेंगे। जैसे 14 एक पेयर बन सकता है, 21 नहीं बनेगा, 28 बनेगा, 42 बनेगा, 56 बनेगा, 70 बनेगा, है ना। इस टाइप के पेयर तो 3 2 1 दिया गया है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पेयर कहाँ कहाँ बन सकता है, जितने भी सम संख्या होंगे 14 में, 28 में, 42 में, 56 में और 70 में, है ना। ये सब के सब जितने भी धनात्मक उनमें सब में पेयर बनेंगे। पॉसिबल है ऐसा बनाना, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, बहुत सारे बनाया जा सकता है। क्लियर, इस चीज को समझना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। राम, श्याम और हरि एक कार्य को 30, 45 और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि वे मिलकर उस कार्य को करके 7800 रुपए कमाते हैं, तब राम को क्या धनराशि मिलेगी, बोला गया है। हमने कहे कि भाई राम, फिर क्या है, श्याम और हरि, श्याम और एक है हरि। क्लियर, राम जो है 30 दिन में काम को करता है, श्याम 45 दिन में और हरि करता है आपके 90 दिन में, सॉरी 60 दिन में। कितने दिन में करता है, 60। हमारा काम है एलसीएम निकालना, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्या, क्लियर, 180 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है, 30 छक्के कितना होता है, 180, 45 चौके कितना होता है, 180 और 60 दिया कितना होता है। ये एफिशिएंसी के आधार पर इनको पैसा मिलता है, काम के दिनों के हिसाब से नहीं मिलता इनको पैसा, है ना। जितने एफिशिएंसी, आप भाई ज्यादा दक्षता से काम कर रहे हो, एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हो, तो भाई उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। कोई आदमी धीरे धीरे काम कर रहा है, उसको थोड़ी पैसा देंगे इतना, है ना। तो एफिशिएंसी तो देखो 6 और 4 कितना हो गया, 10, 10 और 3 टोटल 13 एफिशिएंसी पर बटा कितना, 7800 रुपए। आप देख पा रहे हो 13 कम 13, 13 6 78, एक का मान हो गया 600। राम को बोला गया तो राम को 6 भाग देना है, तो 6 भाग का मान कितना हो जाएगा, 6 छक्के 3600 रुपए। तो कितने 100 रुपए मिलेगा राम को, जस्ट 3600 रुपए मिलेगा। बहुत आसानी से बनाना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले आदमी को 48 सेकंड पार करते, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। अब आपको पता है कि जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलते हैं तो सापेक्ष चाल घटाकर निकालते हैं, और जब विपरीत दिशा से आते हैं तो सापेक्ष चाल को जोड़कर निकाला जा रहा है। चूंकि जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में एक व्यक्ति को भी दौड़ना है, तो हम कहेंगे इनके चालों में डिफरेंट करना पड़ेगा। रेलगाड़ी की चाल 40 है और व्यक्ति की चाल 25 है, तो 40 और 25 में अंतर कितने का है, 15 का है भाई, 15 का अंतर है। हमने कहा 15 किलोमीटर का अंतर है। ये हुआ आपके पास चाल, समय दिया है 48 सेकंड का, ये हो गया आपके पास 48 सेकंड। दूरी के लिए क्या करते हैं अपन, चाल गुणा समय, ये किलोमीटर में और ये है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मीटर में बदल लेते हैं, तो 5/18 से गुणा कर देंगे। ये हुआ आपके पास चाल, मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया हुआ, और समय लगा है 48 सेकंड, तो 48 का भी हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, बस। अब हम कहेंगे 6 दूनी 6 3 18 और 6 8 48, 3 1 3 और 3 5 15, 5 25 और 25 8 होता है आपके पास कितने 100 मीटर, 200 मीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200 मीटर इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 2 डाइस एक साथ उछाले गए, अगर उनका जोड़ 5 आता है तो उछालने वाला खिलाड़ी जीत सकता है, तो उसके जीतने की प्रायिकता क्या होगी। अब आपको पता है जो डाइस होता है उसमें सभी में 6 फलक होते हैं, और सभी फलकों में 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। अब जब 2 बार उछालोगे, है ना, तो उछालने पर कितना, अगर उनको जोड़ 5 आता है उछालने पर बोला गया, तो भाई सभी में एक एक बार उछालना पड़ेगा ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 डाइस का 6 और 6 टोटल 36 अंक आने के चांसेस है। क्लियर, लेकिन हमको केवल वो 2 अंक चाहिए जिसका जोड़ 5 होना चाहिए, तो एक हो सकता है और दूसरा 4, एक 2 हो सकता है और एक हो सकता है 3। तो टोटल कितने अंक है जो 5 बना सकते हैं, तो 1 2 3 और 4 अंक, 4 1 4 और 4 9 36। तो प्रायिकता क्या होना चाहिए, 1/9, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ती। ए त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल और उसके अंदर बने महत्तम वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। अब एक वर्ग बना देते हैं। एक वर्ग है हमारे पास इस टाइप से,
और जिसकी त्रिज्या हम बना देंगे, ये हमारे पास उसके अंदर बना हुआ महत्तम आकार के क्या वर्ग है, वर्ग जैसा है, भले एक समलम जैसा दिख रहा है लेकिन इसको आपको वर्ग मानकर चलना है। क्लियर है। त्रिज्या दिया है यहाँ पर r, ये वाली त्रिज्या है a, तो हम कहेंगे इसकी विकर्ण की लंबाई निकाल लेते हैं। तो ये a होगा तो ये भी होगा, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ टोटल विकर्ण की लंबाई हो गई ये 2a हो गया क्या। अब आपको निकालना है तो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात और वृत्त के क्षेत्रफल के बीच क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो हम कहेंगे कि भाई कि ये हो गया आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल अपान वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई, त्रिज्या a है इसलिए यहाँ पर a का स्क्वायर रख दिया गया है, अपान आपको ये जो वर्ग है ना इसका क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण का होल स्क्वायर अपान क्या होता है 2। तो विकर्ण की लंबाई टोटल कितना है 2a है, तो हम क्या करेंगे 2a का होल स्क्वायर कर देते हैं, 2a का होल स्क्वायर अपान कर देते हैं 2। क्लियर। आगे हल करने पर आपको दिखने को मिलेगा पाई a का स्क्वायर, 2 का वर्ग हो जाएगा आपके पास 4, a का स्क्वायर a अपान क्या हो जाएगा 2। अब आप देख पाओगे कि अंडर एक स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म हो गया, 2 एकम 2 से 2 खत्म हो गया, तो क्या बच गया आपके पास पाई बाई 2। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज अ पाई बाई 2 राइट आंसर जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से आपको सवालों को डील करना है, ना कि है ना कुछ गलत तरीके से, है ना। कई बार होता है ना जैसे कि हम ज़्यादा डीप चले जाते हैं, सवाल को बहुत ही अलग रूप में देखने लगते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि सवालों को आसानी से हल करना है, आसान तरीका अपनाना है, तब जाके आप आसानी से सवाल को हल कर पाओगे। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में रीजनिंग 2018 में जितने भी रीजनिंग के सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों को एक बार फिर से अच्छे से देखेंगे। क्लियर है। तो इतने में क्लोज करते हैं। ओके।